हेलो माय डियर, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस्ट में। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। ये 21 दिसंबर को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके कुछ जीएस के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज है, ऑप्शन बी। और इसमें उपविजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच। तो पुरुष एकल का जो विजेता है वो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। उपविजेता जानिक सिनर इटली के हैं। महिला विजेता में जो विजेता हैं वो जैस्मिन पाओलिनी इटली के हैं। और उपविजेता कोको गॉफ अमेरिका की हैं। मार्च 2025 में किसे भारत का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह 9 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। अवस्थित जो है इसकी अवस्थिति लोकेशन जो है ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। टाइगर स्टेट इस घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में अब कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, जिसे अप्रैल 2025 में। भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की याद में कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को, ऑप्शन बी। 23 मार्च 1931 को लाहौर के षड्यंत्र केस में के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दी थी। शहीद इन महान सपूतों के साहस और बलिदान की श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को भी शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जुलाई 2025 में 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो यह रियो डी जनेरियो, ऑप्शन डी। 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में किया गया था। विषय इसकी क्या थी? ब्रिक्स की अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। स्ट्रेंथ ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसकी थीम रही। वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो ये पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर था। वर्ष 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आयोजित किया गया था। नीति आयोग की रिपोर्ट और अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2011 से 12 और 2024 से 25 के बीच भारत के लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो ये 17.1 करोड़ या 171 मिलियन, सी ऑप्शन होगा। विश्व बैंक और नीति आयोग ने हालिया विश्लेषण जो 2022-23 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित है के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 के 27.1% से गिरकर 2024-25 तक 5% के नीचे आ गई है। नीति आयोग ऑफिशियल गरीबी से बाहर निकले लोग इस अवधि के दौरान लगभग 17.1 करोड़ मिलियन या फिर कहें 171 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस मिसाइल को 24 घंटे के निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था? तो ये प्रलय, ऑप्शन बी। जुलाई 2025 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने प्रलय मिसाइल को 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला चरण लेह लद्दाख में और दूसरा चरण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण लद्दाख लेह में 23 से 27 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया था, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसी बर्फीली खेल स्पर्धाएं हुई। दूसरा चरण फरवरी से गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। पांचवा संस्करण था ये शुभंकर
5वां संस्करण था। ये शुभंकर सीन एसी हिमतेंदुआ उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खराब मौसम के कारण वर्चुअली उद्घाटन किया था। आर्मी ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ KIWG 2025 मेडल टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया। हिमाचल प्रदेश 6 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो ये 2027। यदि कोई वस्तु 5 सेकंड की गतिमान है, प्रारंभिक वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग -2 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका औसत वेग क्या होगा? तो चलो चेक करते हैं। वेलोसिटी देखिए, जो औसत वेग होता है इसका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। तो अंतिम वेग ये एवरेज, ओके, माइनस अंतिम वेग अपॉन 2, ओके। तो v है -2 मीटर प्रति सेकंड है, ओके। तो जो v औसत वेग है वो 8 प्लस -2 इक्वल टू, ये प्लस है, ओके, अपॉन 2। तो 8 से 2 गए 6 अपॉन 2, तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो ऑप्शन बी 3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ये औसत चाल निकाली गई, मैंने औसत वेग क्वेश्चन में था, ठीक है। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ये 7 है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चयन किया था। 7 प्रमुख लक्षण, ये लक्षण थे: तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। विपरीत स्वरूप क्या था? प्रत्येक लक्षण के 2 स्पष्ट रूप थे: तने की ऊंचाई में लंबा या बौना। परिणाम यह था, इन 7 लक्षणों के सटीक अध्ययन के कारण ही वे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम जैसे महत्वपूर्ण आनुवंशिक सिद्धांत दे पाए। तो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम किसने? ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने ही दिया था। T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये एंड्रयू ब्राउनली हैं। तो एंड्रयू ब्राउनली हैं, जिन्हें फॉकलैंड आइसलैंड के लिए 2025 में डेब्यू किया था और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे उम्रदराज पदार्पण करने वाले खिलाड़ी बने, जो उन्होंने तुर्की के उस्मान गोकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 59 साल की उम्र में डेब्यू किया था। जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागशिरा, बी ऑप्शन। तो जनवरी 2025 में स्कॉर्पिन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागशिरा को भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया था। शामिल होने की तिथि थी 15 जनवरी 2025 में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई छठी और अंतिम स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। कौन? वागशिरा, ओके। इसका निर्माण मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के नोवेल ग्रुप के सहयोग से किया गया है। यह उन्नत सोनार, टारपीडो और एंटी-शिप मिसाइलों से लैस है और इसमें कम शोर वाली तकनीक जो इसे विभिन्न अभियानों के लिए उपयुक्त बनाती है। फिर राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी, ओके। भारत मंडपम में आयोजन हुआ था और उद्देश्य इसका क्या था कि इस शिखर का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और मेक इन इंडिया 2.0 के लक्ष्य पर चर्चा करना था। पादप में वायु का संचलन किसके कारण होता है? तो पादप में वायु का संचलन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, तो जिसमें से ऑक्सीजन इसका ऑप्शन होगा। पौधे में वायु का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्र के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पादप में वायु का संचलन मुख्य रूप से ऑक्सीजन के कारण माना जाता है, अतः सही उत्तर ऑक्सीजन है। 2024-25 के पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध देखा गया? तो ये नामदफा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में है, काजीरंगा सिक्किम में है, मानस असम में है। तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी का विरोध हुआ। इसका मुख्य कारण पार्क के भीतर अवैध बस्तियों का निर्माण और वनों की कटाई है, जिसमें वन्य जीवों के आवासों का खतरा पैदा हो गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो ऑप्शन ए होगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, जिसे शॉर्ट में कहते हैं म्यास। म्यास मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके। ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन मुख्य रूप से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा क्रॉफ्टन इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया नॉलेज पार्टनर के रूप में के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खंडर्स ने किया था। यह कॉन्क्लेव 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक ई स्पोर्ट्स की दिशा में काम करना था। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान? तो 12 और ऑक्सीजन का 16। ओके, तो 12 + 16 × 2, ठीक, तो 12 + 32, तो 2 2 4 3 1 4 44 U 44 U। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। जब एक वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर, द्वितीय फोकस पर, मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर? तो मुख्य फोकस पर बनता है, ऑप्शन सी। तो जब प्रकाश की किरणें अनंत से होती हैं तो वे मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और अवतल लेंस पर एक अपसारी लेंस है, इसलिए ये किरणें लेंस से गुजरने के बाद फैल जाती हैं। जब इन फैली हुई किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वे मुख्य फोकस F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है। ओके, सी ऑप्शन है। प्रकृति इसकी क्या होती है? यह हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। आकार इसका क्या होता है? यह बिंदु आकार या वस्तु से बहुत छोटा होता है। डायबिटीज़ के जांच के लिए किट किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो ये है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में डायबिटीज़ की पहचान और जांच को आसान और सस्ता और सुलभ बनाने के उद्देश्य से डायबिटीज़ चेक किट विकसित की गई। तो ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये अभिकेंद्रीय बल होता है, तो ये बी ऑप्शन होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, जो एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर खिंची रहती है और वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। 3 ओम x ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि कुल वोल्टेज 10 है और धारा 2 है तो x का मान क्या होगा? तो पहले तो मुझे टोटल प्रतिरोध निकालना होगा ना, कुल प्रतिरोध। तो V = IR, ठीक, यहाँ से हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। R = V कितना है? 10 I 2, तो ये 5 हो गया। R = 5। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या था? R = R1 + R2, और R कितना है? 5, और R1 कितना है? R1 कितना है? 3 + X, तो X कितना आएगा?
5 से 3 गया 2, तो 2 ओम आएगा। देखो है बी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे बी ऑप्शन। तो क्षारक में डालने पर फिनाफेथलीन का रंग कैसा हो जाता है? तो ये गुलाबी हो जाता है। और फिनाफेथलीन का रंग अगर हम उसमें अम्ल में डालने पर जो फिनाफेथलीन का रंग है वो रंगहीन रहेगा, रंगहीन हो जाता है। बट अगर हम क्षार को डालते हैं तो ये गुलाबी हो जाता है। क्षारक की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से 14 के बीच होती है, मतलब 7 से ज़्यादा और 14 तक होती है। और जो अम्ल की होती है वो 7 से कम और 0 तक होती है। अम्ल जब जल से क्रिया करता है तो कौन सा आयन बनाता है? तो ये H3O+ और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है, बी ऑप्शन। ओके, जब एल्यूमिनियम को फेरस सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? तो कोई अपक्रिया नहीं होती, एल्यूमिनियम सल्फेट और लोहा बनता है, केवल हाइड्रोजन गैस निकलती है, लोहा एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है और लोहा, ये रिएक्शन होती है। ओके, बी ऑप्शन। अब मैंने जो सक्रियता श्रेणी है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो जो सक्रियता श्रेणी है वो मैंने पिछली क्लासों में 2-3 बार इसको एक्सप्लेन किया है, अब मैं नहीं करूँगी, आप वहाँ पिछले जाके देख लीजिएगा। जितनी भी पीछे की क्लास है उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। अभी आपको मैं बताऊंगी कि जो इसी के तुरंत पिछले वाली क्लास में मैंने उत्तल दर्पण के यूज़ कुछ बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो ये CH+ और PO3 आयन होता है। तो फास्फोरिक अम्ल पानी में घुलकर 3 चरणों में आयनित होते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन फॉस्फेट आयन के रूप में मौजूद होता है, लेकिन आंशिक रूप से डाई हाइड्रोजन फास्फेट और हाइड्रोजन फास्फेट आयनों में भी टूटता है, खासकर यह जब यह एक दुर्बल अम्ल के रूप में व्यवहार करता है। किसी धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल या कभी कभी एम्पियर के नियम द्वारा परिभाषित की जाती है, जहां कुंडली में धारा की दिशा में अपनी उंगलियों को मोड़कर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। कुंडलियों के लिए या फिर कुंडली के अंदर बल की दिशा के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त या बाएं हाथ का रूल उपयोग किया जाता है, खासकर मोटर में। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये देखिए, एक मिनट में आपको, आप यहाँ पे समझ लेना। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6H है, यहाँ पे भी 6H है, मतलब हाइड्रोजन है। ओके, SO4 4 3 12, तो SO4 भी 12 है। ठीक, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है। ओके, तो X की जगह पे हम क्या करेंगे? 2 एल्यूमिनियम लाएंगे और Y की जगह पे 1 आ जाएगा। टी ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी होगा। बहुत एक्सप्लेन। अवतल दर्पण का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? टॉर्च और हेडलाइट्स में होता है, स्विमिंग मिरर में होता है, वाहनों के साइड व्यू मिरर में होता है, दंत चिकित्सकों। तो वाहनों के साइड व्यू मिरर में, ये मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया है पिछली क्लासों में और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए हैं। एक तो अभी मिल गया, अभी एक और आ गया है। तो ये यहाँ पे क्या उत्तल दर्पण का यूज़ होता है, उत्तल दर्पण का। ओके, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड व्यू मिरर में नहीं किया जाता है। साइड व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है और वस्तु का सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो वाहन चलाते समय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से प्याज के एक छोटे से हिस्से या छिलके को देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है? प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं होती हैं। प्याज के छिलके की अलग अलग परतों में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। बिना किसी केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है, केवल अनियमित आकार की मृत कोशिकाएं होती है। तो प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं होती है, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, अभी एक को अभिकथन और दूसरे के कारक के रूप में अंकित किए। रूट ग्राफ्टिंग वाले पौधे अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्र की तरह अच्छी तरह जड़ें विकसित करते हैं, सही है। गुलाब और आम के पौधे में रूट ग्राफ्टिंग की जा सकती है, ये भी सही है।
बट क्या ये इसका सही रीज़न है? मतलब कह रहा है रूट ग्राफ्टिंग वाले पौधे अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की अच्छी तरह जड़ें विकसित कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब और आम के पौधे ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रीज़न बताने के लिए ना क्योंकि वर्ड जोड़ना पड़ता है, जो इसमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन तो दोनों सही हैं बट एक्सप्लेन ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है गलत। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में किस धुन का तारतम्य सबसे अधिक होगा? तो पक्षी की आवाज़, क्योंकि बहुत चहचहाती है। तो अब देखिए, पत्तियों की सरसराहट इतनी वो नहीं होती, हवा की धुन भी नहीं, शेर की दहाड़ भी नहीं। अब तारत और आवृत्ति में देखिए, तारत वह गुण है जिसमें हम तीखी और मोटी धुन के बीच का अंतर करते हैं। वैज्ञानिक रूप से जो पिच जो होती है वो आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तुलना अब देखते हैं। पक्षी की आवाज़ 1445 हर्ट्ज सर्वाधिक आवृत्ति होगी। हवा की धुन 600 हर्ट्ज, पत्ती की आवाज़ 400, शेर की दहाड़ 150। तो पक्षी की आवाज़ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि चूंकि पक्षी की आवाज़ की आवृत्ति 1445 है, दिए गए विकल्पों से सबसे अधिक, इसलिए तारत भी उसका अधिक होगा या धुन सबसे तीखी सुनाई देगी। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है? तो ये समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा, हमेशा एक सीधी रेखा होती है जिसका ढलान धनात्मक और स्थिर होता है, जो कि स्थिर त्वरण को दर्शाता है। यह समय रेखा अक्ष के साथ एक कोण बनाती है और प्रारंभिक वेग के आधार पर मूल बिंदु से शुरू हो सकती है या ऊपर से शुरू हो सकती है। समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा। ओके, ऑप्शन बी। ये 100 मीटर है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन लास्ट में देती हूँ। ओके, होल्ड पे इसको स्टार बना लेती हूँ, उसको होल्ड पे रखेंगे, उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। कान के बाहरी हिस्से में कौन सा उत्तक उपास्थि मौजूद होता है? तो ये इलास्टिक उपास्थि होती है, पीली मतलब पीला होगा, मुख्य रूप से पीला होता है, लोचदार होता है, उपास्थि उत्तक मौजूद होता है। ठीक है, चिकनी अंतःपदवीय जालिका में किसका उत्पादन करती है? तो ये वसा और लिपिड का। प्रोटीन और आरएनए ये जो है वो खुरदरी अंतःपदवीय जालिका में होता है। ठीक, अब देखिए, जो स्मूथ मतलब चिकनी अंतःपदवीय जालिका का कार्य क्या है कि चिकनी अंतःपदवीय जालिका कोशिका के भीतर वसा और लिपिड अणुओं का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह यह कशेरुकी जंतुओं की यकृत और कोशिकाओं में विषैले पदार्थों और दवाओं के निराविष्कीकरण में भी मदद करती हैं। प्रोटीन और चिकनी अंतःपदवीय जालिका प्रोटीन और या खुरदरी अंतःपदवीय जालिका, प्रोटीन का निर्माण खुरदरी अंतःपदवीय जालिका के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ओके, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए जो है का निर्माण संग्रहण मुख्य रूप से केंद्रक के भीतर होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण जो है वो चिकनी अंतःपदवीय जालिका द्वारा निर्मित लिपिड और खुरदरी अंतःपदवीय जालिका द्वारा प्रोटीन मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत कहा जाता है। अपवर्तनांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये n=sin I/sin r, ये स्नेल का नियम या का प्रथम नियम है अपवर्तन का। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन को दूसरे नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियतांक का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सूत्र n=sin I/sin r। sin I आपतन कोण होता है, sin r अपवर्तन कोण होता है। कथनों पर विचार करो और सही विकल्प चुनें। ओके, देखते हैं। पौधे की जड़ों की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, सही है। पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के से प्रभावित होती है, सही है। तने की वृद्धि सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही हैं। ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, जो गुरुत्वाकर्षण बल
इसको हम F से, ये क्या होता है 1/r²। ठीक, अगर हम त्रिज्या को आधा करते हैं तो उसका स्क्वायर कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये अरुंधति राय है। बुक्स एंड ऑथर्स वाला जो चैप्टर है वो भी देख लेना, क्योंकि अब इससे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अरुंधति राय हैं, जो इनका पहला संस्मरण है उसमें उन्होंने अपनी माँ के साथ अपने जटिल रिश्ते और जीवनों के अनुभवों को साझा किया। यह पुस्तक 2025 में प्रकाशित हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य के पहले अत्याधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया गया? तो ये नालंदा में, सी ऑप्शन में। यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य केंद्रीय राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा पद से हटा दिया जाएगा, ताकि जेल से सरकार चलाने की प्रथा पर रोक लग सके। यह किस संविधान द्वारा विधेयक से संबंधित है? तो यह 130वां संविधान है, बी ऑप्शन। तो ये जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, यह एक विधेयक 2025 में लोकसभा में पेश किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 ए में संशोधन प्रस्तावित करता है। इसके तहत गंभीर अपराध में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री को सलाह से राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाएगा। 31वें दिन स्वतः पदमुक्ति सुनिश्चित होती है, जिससे जेल से शासन की प्रथा समाप्त के विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये श्योपुर जिला है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। स्थापना इसकी 1981 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है सुदीप्तो सेन, और इनकी पुस्तक है द केरला स्टोरी के लिए प्रदान किया गया। क्या पुरस्कार उन्हें 2023 में रिलीज हुई फिल्म के लिए दिया गया था, जो द केरला स्टोरी है, जिनकी घोषणा 2025 सितंबर में हुई और समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, अब वर्ग देखो, कुछ अवार्ड दिखा देते। सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार फिल्म पुरस्कार 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान विक्रांत मैसी जो है 12वीं फेल, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये एक मूवी है, इनकी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इसे दिया गया है। हाल ही में मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुहिन कांत पांडे, और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में। ओके, तो 1 मार्च 2025 में तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। माधवी पुरी बुच का स्थान लिया, जिनका कार्यालय 8 फरवरी 2025 को समाप्त हुआ और सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में लागू की गई त्रिभाषा नीति को वापस लेने का निर्णय किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार है। तो जो जून 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक सरकारी स्कूलों को त्रिभाषा नीति में लागू करने के अपने पिछले आदेशों को वापस ले लिया है। कारण क्या था इसका? इस नीति में का शिक्षाविदी कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था, क्योंकि इसके तहत जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य या प्रमुखता से शामिल किया जा रहा था, इसे मराठी भाषा की असीमता और छोटे बच्चों पर अतिरिक्त भाषाई बोझ के रूप में देखा गया। नया कदम क्या था कि जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि भाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा।
ओके। अगस्त 2025 में उत्तराखंड की धराली में आए बादल फटने की आपदा को बाद पुनर्वास और नुकसान के आकलन के लिए गठित विशेष समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये है, कौन है? पुष्कर सिंह तो है नहीं, एक मिनट, आशीष चौहान नहीं, सुरेंद्र पांडे, हिमांशु खुराना, अरुण मोहन जोशी। तो ये सुरेंद्र पांडे, हाँ सुरेंद्र पांडे ही होंगे, बी ऑप्शन। चलो अभी देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी की धराली में भीषण बादल फटने और भूस्खलन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अगस्त 2025 को एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय समिति का गठन की घोषणा की। अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष राजस्व सचिव सुरेंद्र पांडे ने की। अन्य सदस्य कौन थे? समिति के अन्य 2 सदस्य उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान और अतिरिक्त वित्त सचिव हिमांशु खुराना शामिल थे। CSIR द्वारा हैदराबाद में भारतीय आबादी जीनोम अनुक्रमण के लिए किस मिशन का उपयोग किया गया? तो ये है जीनोम इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इंडिया इंडिजन होगा, बी ऑप्शन कार्यक्रम या इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट, तो इंडिजन बी ऑप्शन। ओके। SBI और सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर जो 2017-18 में 6% थी, वह कम होकर 2024-25 में कितने परसेंट आ गई है? तो ये जो है वो 5.1% 2025 में आई है। ओके, 5.1%। चलो देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 जो जनवरी 2025 में पेश की गई के अनुसार भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये 2017 से 18 में 6% से गिनकर 2023-24 के दौरान 3.2% रह गई। मासिक डेटा सरकार ने 2025 में पहली बार मासिक PLFS डेटा जारी करना शुरू किया। अप्रैल 2025 में यह दर 5% एक दर्ज की गई और नवंबर 2025 तक समग्र बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई है। तो ऑप्शन सही है। 1 जुलाई 2024 में भारतीय दंड संहिता को किस नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसके प्रावधान वर्ष 2025 में पूरी तरह प्रभावी और न्यायिक चर्चा में रहा है? तो BNS भारतीय न्याय संहिता, ऑप्शन ए। तो प्रतिस्थापन देखते हैं। जो भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले ली है। प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। अन्य संबंधित कानून इसके साथ ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता तो CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी लागू हुए हैं। 2025 की चर्चा में रहे BNS के कुछ नए प्रावधान जैसे कि चिकित्सा लापरवाही से जुड़ी धारा 106 चिकित्सा समुदाय और कानूनी विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र UNO दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये है 24 अक्टूबर, बी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र लागू हुआ था। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। मुख्यालय इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 किस वर्ष के पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये है भारतीय पत्तन अधिनियम 1908। ओनली ईयर ही तो बदला गया है। किस वर्ष के पुराने? 1908। तो भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 को लोकसभा द्वारा 12 अगस्त 2025 को राज्यसभा द्वारा 18 अगस्त 2025 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी से 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके बाद यह भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 बन गया। उद्देश्य क्या था? यह एक नया कानून 117 साल पुराने 1908 के अधिनियम की जगह लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के प्रबंधन में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और समुद्री व्यापार को डिजिटल और वैश्विक मानकों के अनुसार बनाना है। यदि एक अवतल दर्पण द्वारा
उत्पन्न आवर्धन -1 है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी। मिनट, तो देखते हैं। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र ये दिया गया है, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी u वस्तु की और m-1 दिया गया है, तो v बराबर u, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी समान होगी। अब देखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ जो है वो आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अवतल दर्पण के मामले में वास्तविक प्रतिबिंब केवल दर्पण के समान ही बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण जो है वो अवतल दर्पण के नियम के अनुसार वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी केवल तब समान होती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। इस स्थिति में तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। एक समान त्वरण के साथ गति करने वाले वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन गति का समीकरण सही नहीं है? मतलब सही नहीं, तो गति के 3 समीकरण दिए गए थे। तो v बराबर u प्लस at ये है। एक मिनट, इसे गलत बताना है ना। तो v बराबर u प्लस at है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है। उसका ये नहीं कोई फार्मूला है, तो ऑप्शन डी। ओके, किसके बीच द्विस्थापन अपक्रिया होती है? तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, ऑप्शन सी के बीच। ओके, द्विस्थापन अपक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो अलग अलग यौगिकों के आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है। इसमें दो नए यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिक द्विस्थापन अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आमतौर पर आयनिक यौगिक होते हैं जो पानी में घुलने पर आयनों में टूट जाते हैं। आदान प्रदान की प्रक्रिया, पहले यौगिक का धनात्मक आयन दूसरे यौगिक का ऋणात्मक आयन के साथ जुड़ता है। पहले यौगिक का ऋणात्मक आयन दूसरे यौगिक के धनात्मक आयन के साथ जुड़ता है। द्विस्थापन अपक्रिया धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के बीच होती है जहाँ दो यौगिक के आयन स्थान बदलते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड की चाल 4 सेकंड है और में 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो पिंड का त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए v u जो है वो 20 है। एक मिनट, मैंने लिया ही नहीं वो, मिनट पेन ले लेती हूँ। तो चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। u बराबर जो है वो 20 है और v जो है वो घटकर कितना हो गया -10, क्योंकि घटा है ना। और t कितना है 4, तो फार्मूला क्या होगा? v बराबर u प्लस 80, राइट। v कितना है -10 और यहाँ पे u आया -20। नहीं, चलो देखते हैं। a बराबर 4, यहाँ पे हुआ t -30, 30 तो होगा नहीं। एक मिनट, ये u है ना, तो ये u तो u है, तो यहाँ पे ये रखिए, मतलब सब प्लस में ही रखो ना, घटकर हुआ है तो उससे क्या। तो ये यहाँ पे आएगा -10/4 t, सॉरी a। ओके, तो जब हम 10 को -4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा -2.5, तो त्वरण कितना आएगा -2.5, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी है, वही सब कैलकुलेशन वगैरह दी है। कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण यौन संचारित रोगों से बचाता है? तो ये कंडोम है। ये दो बार आया है, मतलब ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 2 बार आया है। ओके, कंडोम शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क को रोककर HIV, गोनेरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस आदि STD से बचाव करता है। वास्कोटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और कॉपर टी केवल गर्भधारण रोकते हैं, STDs नहीं। कंडोम का सही उपयोग 98% तक प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं? तो ये A और B। जो चमगादड़ है ये अल्ट्रासोनिक सुनता है, मतलब अपश्रव्य ध्वनि। चमगादड़ जो होती है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनता है। ओके, अल्ट्रासोनिक
अल्ट्रासोनिक सुनता है। अब देखिए, अपश्रव्य ध्वनि जो होती है ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं। ये पेन बहुत जल्दी चलता है। तो यह 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती हैं जिसे मनुष्य आमतौर पर नहीं सुन सकते हैं। और अपश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं, अपश्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं जिन्हें गेंडा, हाथी, हिप्पोपोटेमस आदि सुन सकते हैं। चमगादड़ 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक सुनता है। चूहा सामान्य ध्वनि सुनता है और अपश्रव्य नहीं सुनता। चूहा। ओ, तो मतलब ए भी नहीं। प्रश्रव्य ध्वनि तो ए भी नहीं है, तो यहाँ पे गेंडा होगा। सेट ऑप्शन ए। ओके, गेंडा। अपश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? तो गेंडा। ओके, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में क्रिस्टी होती है और वह लाइसोसोम भी बनाती है? तो ये माइटोकांड्रिया है। ऑप्शन बी। माइटोकांड्रिया एक आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी, हे भगवान, आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी होती है जो एटीपी उत्पादन के लिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन स्तर प्रदान करती है। यह लाइसोसोम जैसी संरचना भी उत्पन्न करती है जो क्षतिग्रस्त प्रोटीन हटाने में सहायक होती है। और गोल्जी लाइसोसोम में बनता है लेकिन क्रिस्टी में नहीं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है और वह जमीन पर पहुंचती है तो उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ऊंचाई की गणना करें। ओके जी, 10 दिया गया है, m दिया गया है, उसकी चाल दी गई है, तो पहुंचती है, निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ। प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 दिया गया है, अंतिम वेग 20, गुरुत्वीय त्वरण 10, ऊंचाई ज्ञात किया। तो ये यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे गति का तीसरा समीकरण, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। ओके, यहाँ पे u की वैल्यू 20 0 था और 2 × 10 × h 400, यहाँ पे 20 हुआ h, तो ये 420 तो कितना हुआ 20। ओके, 1 मिनट 20 मीटर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मीटर। ठीक। साबुन की सफाई प्रक्रिया में मुख्य रूप से किस प्रकार की घटना या तंत्र होता है? तो ये मिश्रण निर्माण होता है इसमें। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया के मुख्य रूप से एक भौतिक रासायनिक घटना है जिसे मिश्रण निर्माण और पाइसीकरण के तंत्र पर आधारित है, जहाँ साबुन के अणु तेल और पानी के बीच की सतह के तनाव को कम करके गंदगी को घेर लेता है और उसे पानी में घुलनशील बनाकर धो देते हैं। इस प्रक्रिया को पृष्ठ सक्रिय क्रिया भी कहते हैं। किस हाइड्रोकार्बन में एक शाखित श्रृंखला बनाई जा सकती है? तो शाखित श्रृंखला के लिए डी ऑप्शन सही है, ब्यूटेन। ओके, शाखित श्रृंखला के लिए शर्तें कार्बनिक रसायन विज्ञान के अनुसार शाखित श्रृंखला बनाने के लिए किसी हाइड्रोजन में कम से कम 4 कार्बन परमाणु होने आवश्यक होते हैं, इसलिए ब्यूटेन होगा। तो बाकी वही सब है। प्रतिवर्ती क्रिया का सही क्रम क्या है? तो ग्राही, मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और पेशी, ऑप्शन सी। चलो इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। प्रतिवर्ती क्रिया शरीर की एक तीव्र और अनैच्छिक प्रतिक्रिया है जो मस्तिष्क को संचेत नियंत्रण के बिना होती है। इस क्रिया में शामिल पद को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसका सही क्रम इस प्रकार: पहले ग्राही यह अंग जैसे त्वचा जो उत्तेजना को ग्रहण करेगा, उदाहरण जैसे कोई गर्म वस्तु मैंने छू ली, ठीक है। फिर संवेदी न्यूरॉन यह ग्राही से संकेत को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाता है। फिर मेरुरज्जु आया, यह संकेत मेरुरज्जु में संसाधित होता है। मस्तिष्क इसमें सीधा तौर पर शामिल नहीं होता है जिससे प्रतिक्रिया तेज होती है। फिर मोटर न्यूरॉन आते हैं। मेरुरज्जु प्रतिक्रिया संकेत को पेशी तक ले जाते हैं और पेशी प्रभावक यह अंग जैसे हाथ की पेशी है जो प्रतिक्रिया करता है और हाथ को तुरंत हटा लेता है। आई होप समझ गए होंगे। तो इसके लिए ग्राही, फिर मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन, पेशी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड पर जमा होती है? तो ये कैथोड पर। शुद्ध धातु कैथोड पर और अशुद्ध धातु एनोड पे जमा होती है, ठीक। अरे
भारतीय हॉकी दिग्गज पीआर श्रीजेश को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्म भूषण, बी ऑप्शन। श्रीजेश मेजर ध्यानचंद 1956 के बाद पद्म भूषण प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को वर्ष 2025 में किस सर्वोच्च फिल्म सम्मान से नवाजा गया? तो मलयालम सिनेमा के लिए कौन सा दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ऑप्शन बी। साल 2025 के मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया है। पुरस्कार का वर्ष 2023 के लिए था, 2025 में प्रदान किया गया। समारोह 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में था। कब हुआ था? 23 सितंबर 2025 में। अगस्त 2025 की आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या रखा गया था? तो इसको तो पढ़ना पड़ेगा। क्या रखा गया था? अगस्त की बात बोले ना, तो यहाँ पे 6.5% रखते हैं। ओके, 6.5, ऑप्शन बी। अगस्त 2025 के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 56वीं एमपीसी बैठक के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे कि जीडीपी अनुमान आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि के अनुमान को 6.5 पर स्थिर रखा। हालांकि इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर 2025 की बैठक में इस अनुमान को बढ़ाकर 6.8% और फिर 7.3% कर दिया गया। तो ऑप्शन बी सही है। सतत विकास रिपोर्ट और एसडीजी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास या फिर ऑप्शन है। फिलहाल चलो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन फिर देखते हैं। ऐसे तो नहीं टिक कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत 167 देशों में से 99वें स्थान पर है और इसका स्कोर 67 है। फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर। ओके, तो यहाँ पे हम सतत विकास समाधान नेटवर्क, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये सना मीर है। ऑप्शन बी सना मीर। जून 2025 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन के अधिकार को मंजूरी दी है? तो ये जाक्सा जापान और इसरो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पे। तो चंद्रयान 5 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ल्यूपैक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के रूप में जाना जाता है। साझेदारी क्या है? इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की जाक्सा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भूमिका क्या है? इस मिशन के तहत जापान लॉन्च वाहन H3 रॉकेट और रोवर प्रदान करेगा, जबकि भारत इसरो लैंडर सिस्टम विकसित करेगा। उद्देश्य चंद्रयान 5 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की उपलब्धता, मात्रा और उसकी गुणवत्ता की जांच करना। यह चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला बड़ा कदम है। 1 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ किस नेशनल पार्क में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है। तो भारत की पहली चीता सफारी का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में किया गया था, जहां पर्यटक नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते थे। फ्रांसीसी विमान वाहक
पोत चार्ल्स डी गॉल ने जनवरी 2025 में भारत के साथ किस प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो ये वरुण 2025 है। ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में फ्रांस के परमाणु संचालित विमान वाहक पोत एफएनएस चार्ल्स डी गॉल के नेतृत्व में फ्रांसीसी कार्य स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लिया। वरुण युद्ध अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था। इसका 23वां संस्करण था जो 19 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में हुआ, जिसमें दोनों देशों की नौसेना ने भाग लिया। वरुण युद्ध अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ। यह इसका 23वां संस्करण था जो 19 से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में हुआ था, जिसमें दोनों देशों की नौसेना ने भाग लिया और समुद्री साझेदारी को मजबूत किया। प्रकार क्या था? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। फिर तत्वों के बारे में किसने कहा कि आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है? जॉन डाल्टन। ओके, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ब्रिटिश रासायनिक जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी उन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। रॉबर्ट बॉयल तत्व शब्द का प्रयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। सन 1661 में उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो ये नेपाल। भारतीय महिला टीम ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में नेपाल को हराकर उद्घाटन खो खो विश्व कप 2000 फाइनल कप जीत लिया। भौतिकी में कार्य की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो W=Fs, बी ऑप्शन। यदि पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F है तो 4 m द्रव्यमान वाली गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F जो होता है वो m के प्रोपोर्शनल होता है ना, समानुपाती, मतलब m के, राइट। F अगर m पर F है, अगर 4m पे F देखा जाएगा कितना होगा? 4F ही तो होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी। जब किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो F=ma। ये है 60, ये है 10 और ये निकालना है a। कितना आया? a बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। त्रिनिदाद और टोबैगो की बधिर क्रिकेट टीम को 5-0 से किस टीम ने हराया था? तो ये भारतीय टीम ने हराया। ऑप्शन सी। त्रिनिदाद और टोबैगो को बधिर क्रिकेट टीम को भारत की बधिर क्रिकेट टीम ने हाल ही में मई 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में हराया था। जून 2025 में बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं ऑप्शन सी, कुनलावुत विटिटसार्न। जून 2025 में जारी BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में थाईलैंड के स्टार क्लब कुनलावुत विटिटसार्न ने एक पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले थाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं। गुड़हल के फूलों में क्या नहीं पाया जाता है? चिपचिपे परागकण होते हैं, उभयलिंगी संरचना होती है, रंगीन दुल्पंच होते हैं। ऑप्शन सी, मतलब जो केवल एक लिंगी जनांग होते हैं ये नहीं होते, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। गुड़हल का फूल उभयलिंगी होता है जिसमें नर और मादा दोनों अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं। इस चिपचिपे परागकण वाली मोंडेप्लस पुंकेसर संरचना और आकर्षक रंगीन दलपुंज पंखुड़ियां पाए जाते हैं जो कीट परागण में सुगम बनाते हैं। ओके। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन। देखते हैं, हाँ ये रही इसकी रिएक्शन।
ओके, देख लेना। ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित माध्यमों में उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठोस में ज़्यादा, द्रव में फिर कम, गैस। ऑप्शन सी। ओके। जीभ के संवेदी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो ये स्वाद कलिकाएं और विभिन्न प्रकार के यांत्रिक रिसेप्टर्स होते हैं। वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है? उत्तल दर्पण। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली कई क्लासों में रिपीट किया है। इससे रिलेटेड 21 तारीख को 2 क्वेश्चन आए थे जो मैंने अभी पीछे कराया और इस बार आया। ओके। सीधा प्रतिबिंब जो है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है जिससे ड्राइवर के पीछे आने वाले वाहनों को देखने में आसानी होती है, और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित रेपो रेट क्या थी? तो जून के अकॉर्डिंग बोला गया है तो 5.5% है। सी ऑप्शन है। अब देख लेते हैं। 5 दिसंबर को 5.25% हो गई, 6 जून को 5.50% हो गई, 9 अप्रैल को 6% थी, 7 फरवरी को 6.25% थी। विद्युत आरेखों को वोल्टमीटर को किस प्रकार के प्रतीकात्मक चिन्ह के साथ समांतर जोड़ा जाता है? तो यह समांतर वर्ग देखते स्क्वायर के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका देख लेते हैं फिर बताते हैं। विद्युत आरेखों के मानक अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार वोल्ट मीटर को हमेशा एक वृत्त के भीतर अक्षर V लिखकर दर्शाया जाता है। इसे स्क्वायर के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। इसे पैरेलल स्क्वायर के रूप में तो नहीं, पैरेलल सर्कल, ऑप्शन बी होगा। ठीक, बी पैरेलल सर्कल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। तारे कब सबसे अधिक चमकते हुए प्रतीत होते हैं? जब वे क्षितिज के पास होते हैं, जब वे सीधे से के ऊपर होते हैं, जब वे आकाश में बादल होते हैं, जब चंद्रमा अधिक चमकता है। तो चंद्रमा और तारे का से कोई रिलेशन नहीं है, और आकाश बादल से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब ऑप्शन ए, जब वे क्षितिज के पास होते हैं। तो तारों का टिमटिमाना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जहाँ प्रकाश की किरणें वायु की परतों से गुजरते हुए विक्षेपित होते हैं। क्षितिज के निकट तारे की किरणें अधिक मोटी वायु परतों से होकर गुजरती हैं, जिससे टिमटिमाहट बढ़ जाती है। किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है तत्व का परमाणु। सी। रासायनिक विज्ञान में प्रतीक जो होते हैं उस तत्व के परमाणु को दर्शाते हैं। जैसे हमने सी लिखा तो कार्बन का मतलब सी का कार्बन, एच हाइड्रोजन का, ओ ऑक्सीजन का, इस तरीके से। नर शरीर में वृषण जिस थाली संरचना में स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? वृषण कोश, ऑप्शन बी। नर शरीर में वृषण जैसी थैली संरचना में स्थित होते हैं, इन्हें अंडकोश या वृषण कोश कहते हैं, जो त्वचा की बनी होती है और यह लिंग के नीचे होते हैं, ताकि वृषण को शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान पर रखकर शुक्राणु उत्पादन में मदद मिल सके। यह वृषण के शरीर के मुख्य तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर रखते हैं, जो शुक्राणुओं के निर्माण और परिपक्वता के लिए जरूरी होता है। गर्भधारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण को सीधे गर्भाशय में स्थापित इंसर्ट किया जाता है? तो ये कॉपर टी है, ऑप्शन बी। 2025 में आपदा प्रबंधन पर हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारत में केंद्रीय गृह मंत्री आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय अमित शाह ने 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो और सही भी। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो वाशिंग सोडा बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग और घरों की सफाई के लिए किया जाता है, दोनों सही हैं। तो जब बेकिंग सोडा को ओके, दो कथन सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं, वही सब लिखा है। एक धारावाहिक परिनालिका के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल और एक समान होता है? तो परिनालिका के भीतर केंद्र पर, ऑप्शन सी। एक धारावाही परिनालिका के भीतर खासकर एक अक्ष के समांतर और केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल
और एक समान होता है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती हैं, जबकि बाहर या कमजोर असमान बाहर जो होता है, यह कमजोर और असमान होता है। मई 2025 में IRDAI द्वारा इको जनरल इंश्योरेंस पर 1 करोड़ का जुर्माना किस कारण से लगाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, आउटसोर्सिंग नियमों और कमीशन भुगतान मानदंडों के उल्लंघन के लिए। तो मई 2025 में IRDAI ने इको जनरल इंश्योरेंस पर आउटसोर्सिंग नियम के उल्लंघन और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ लेन देन में कमीशन शुल्क के भुगतान से जुड़ी विनियमित चूक के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाइडी विलेन का सामान्य उदाहरण है? तो दूध। ऑप्शन सी। देखते हैं। कोलाइड विलयन एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच होता है। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं और लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वे स्थिर और नीचे नहीं बैठते हैं। दूध एक उत्कृष्ट पायस है जो कोलाइडी विलयन का एक प्रकार है। इसमें वसा की छोटी छोटी बूंदें पानी के समान रूप में फैली रहती हैं। इसके अन्य उदाहरण क्या है? बादल, स्याही, जेली, जिलेटिन और रक्त शामिल है, जो विभिन्न प्रकार के कोलाइड्स, एरोसोल और जल के उदाहरण हैं। एक धातु और एक अधातु के बीच समानता कौन सा रासायनिक बंध होता है? तो आयनिक बंध होता है। वही सब एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के चरणों का सही क्रम क्या है? तो पहले तो धातु का निष्कर्षण, नहीं, अयस्क का शांतरण, बी ऑप्शन होगा। बी देखते हैं। तो सबसे पहले बी ही है। ओके, सबसे पहले एस का सांद्रण किया जाता है जिसमें गैंग अशुद्धियों को हटाकर एस को शुद्ध किया जाता है। फिर धातु का निष्कर्षण अपचयन द्वारा होता है जिसे भर्जन, निस्तापन या विद्युत अपघटन। अंत में शोधन से अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। फूल के वर्तिकाग्र के संबंध में कौन सा कार्य विशेषता सही नहीं है? यह एक नर जननांग है। गलत ही पूछा है ना, ऑप्शन ए। या परागकण को आकर्षित प्राप्त करता है या चिपचिपा भाग होता है। परागनली की वृद्धि वर्तिकाग्र से शुरू होती है। सारे सही हैं, ठीक है। मादा जननांग वर्तिकाग्र पुष्प के मादा जननांग का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ना कि नर जननांग का। नर जननांग को पुंकेसर स्टमैन कहा जाता है और यह स्त्रीकेसर का एक भाग होता है जो वर्तिकाग्र है, जो परागकण के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड 21 दिसंबर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उस रिलेटेड क्वेश्चंस थे और इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक बता देती हूँ, आप लोग वो पढ़ लेना। एक तो बुक ऑथर वाला, बुक एंड ऑथर, ओके। और क्या था, रिप्रोडक्शन से पढ़ लेना। वो प्रजनन वाला चैप्टर नहीं जो है साइंस में, बायो रिप्रोडक्शन में, वो पढ़ लेना, ओके। और मतलब प्लांट्स, मतलब रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स, ह्यूमन जो भी है सब पढ़ लेना रिप्रोडक्शन से। बुक ऑथर से हो गए। और कुछ अवार्ड्स जो हैं, जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं वो पढ़ लेना, अवार्ड्स पढ़ लेना, ओके। और उसमें कुछ बाकी बेसिक नॉलेज ही पूछ रहा है, आप लोगों से हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।